आज की क्लास में हम केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों ही आयोग शासन प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए गठित किए गए थे। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे और केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना देखेंगे, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, शपथ कौन दिलाता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या कार्य करता है, ये अपना प्रतिवेदन किसको देता है और सतर्कता आयोग का क्षेत्राधिकार क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा जो अपना आयोग है वो है केंद्रीय सूचना आयोग, उसमें भी ये सारी बातों का हम जिक्र करेंगे। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया था और शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस आयोग का निर्माण किया गया था। और इस आयोग का गठन प्रथम बार भारत में 1964 में किया गया था। आयोग का पहली बार गठन कब किया गया था? 1964 में किया गया था। 1964 में इसका गठन इसलिए किया गया था क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1962 में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति का नाम है केशंथानम समिति। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर या इस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पहली बार 1964 को सीवीसी की स्थापना की गई थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। केशंथानम का गठन इसलिए किया गया था ताकि भ्रष्टाचार की रोकथाम कर सकें। भ्रष्टाचार रोकने के लिए केशंथानम समिति का गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिश पर ही सीवीसी का गठन किया गया था और सीवीसी का गठन पहली बार किया गया था 1964 में। तो इस आयोग का 1964 में जो गठन किया गया था वो केंद्रीय सरकार के संकल्प के द्वारा किया गया था। केंद्रीय सरकार के एक संकल्प के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर केंद्रीय संकल्प के द्वारा इस आयोग का निर्माण किया गया है तो ये आयोग न तो संवैधानिक है और न ये सांविधिक है। ठीक है, अगर सरकार के रेजुलेशन के द्वारा इसका गठन किया गया है तो ये आयोग कैसा हो गया? गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक। गैर संवैधानिक आयोग हो गया या इसको अपन गैर सांविधिक आयोग भी बोल सकते हैं। गैर सांविधिक आयोग। गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक क्यों बोलते हैं? जो आयोग 1964 में स्थापित किया गया था क्योंकि न तो इसका प्रावधान संविधान में था और न ही इसका प्रावधान किसी विधि के अंतर्गत किया गया था। तो संविधान में प्रावधान नहीं होने के कारण तो हो गया गैर संवैधानिक और किसी संसदीय विधि के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया था, इसलिए क्या हो गया? ये गैर सांविधिक हो गया। तो सीवीसी जो पहली बार भारत में गठन किया गया था 1964 में केशंथानम समिति की सिफारिश पर, वो आयोग गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक आयोग था। इसके बाद में सन 2003 में इस आयोग को वैधानिक दर्जा दे दिया और इस आयोग को सांविधिक आयोग बना दिया। सन 2003 में क्या किया गया? संसद के द्वारा एक विधि बनाई गई और इस विधि के माध्यम से इस आयोग का पुनर्गठन किया गया था और विधि का क्या नाम है? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। इस अधिनियम के माध्यम से 2003 में इस आयोग को कैसा दर्जा दिया गया? इस आयोग को सांविधिक दर्जा दे दिया गया। सांविधिक आयोग बना दिया गया। यानी 1964 में जब पहली बार आयोग बना था तब तो गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक था, लेकिन सन 2003 में इसका निर्माण विधि बनाकर दोबारा किया गया, संसदीय विधि के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसलिए वर्तमान में सीवीसी या केंद्रीय सतर्कता आयोग किस प्रकार का आयोग है? सांविधिक आयोग है।
या इसको अपन यूं भी बोल सकते हैं गैर संवैधानिक आयोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि संविधान में तो इसका प्रावधान है ही नहीं। गैर संवैधानिक आयोग बोल सकते हैं या फिर सांविधिक आयोग भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन अब 2003 में संसदीय विधि के द्वारा इसका निर्माण कर दिया, इसलिए इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। तो ये तो सारी इसकी आयोग की पृष्ठभूमि थी। अब हम देखेंगे आयोग की संरचना। तो इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 2 इसमें सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं उनको सीवीसी बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बोलते हैं। और जो सदस्य होते हैं उनको सिर्फ सतर्कता आयुक्त बोलते हैं। तो ये 3 सदस्यीय आयोग होता है। और इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है तो उसकी योग्यताएं क्या होती हैं? कौन से लोगों की राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा? 3 सदस्यों की एक समिति होती है, उस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो समिति में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री होते हैं। इस समिति की सिफारिश पर ही प्रधानमंत्री के द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो 3 सदस्यीय समिति में कौन है? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और गृह मंत्री। अब सवाल दूसरा ये उठता है कि इन सदस्यों की क्या कोई योग्यताएं हैं क्या, या हर किसी को वो नियुक्त कर देते हैं? तो इन सदस्यों के लिए आवश्यक है कि ये सदस्य अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत किसी राज्य में या केंद्र के अधीन सरकारी पद पर रहे हों और इनको प्रशासन का, नीतियों का, पुलिस का, इस प्रकार का अनुभव होना चाहिए। जिन व्यक्तियों को प्रशासन के बारे में ज्ञान है, पुलिस के बारे में ज्ञान है, नीतियों के बारे में ज्ञान है और सतर्कता के बारे में ज्ञान और अनुभव है, उन्हीं सरकारी पद धारण करने वाले व्यक्तियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग में नियुक्त किया जाता है। तो इन व्यक्तियों की योग्यता क्या होती है? इनकी योग्यता में इनको प्रशासन का अनुभव हो, पुलिस का अनुभव हो या नीतियों का अनुभव हो, नीति निर्माण का अनुभव हो, पॉलिसी, और या फिर सतर्कता संबंधी इनको अनुभव या ज्ञान हो। उन लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा इस समिति की सिफारिश पर सतर्कता आयोग में नियुक्त किया जाता है। तो ये इनकी योग्यताएं हैं। योग्यताएं क्या है? प्रशासन के मामले में हो सकती है, किसी को प्रशासन का ज्ञान हो, किसी को पुलिस का ज्ञान हो, नीति निर्माण का ज्ञान हो, सतर्कता का ज्ञान हो। उनका ज्ञान होता है, उनका अनुभव होता है, उन लोगों को केंद्रीय सतर्कता आयोग में नियुक्ति मिलती है। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में इनका कार्यकाल कितना होता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 4 वर्ष। यानी किसी सदस्य को नियुक्त करते हैं तो वो 4 वर्ष तक ही अपने पद पर रह सकता है। और अधिकतम कितनी अवधि तक रह सकता है? 65 वर्ष तक। वो जब तक 65 वर्ष तक का नहीं, वो जब तक 65 वर्ष का होता है तभी तक वो अपना पद धारण कर सकता है। यानी इनमें से जो भी पहले हो उसी समय तक वो पद पे रह सकता है। दूसरी बात आती है कि सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है क्या? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो सतर्कता आयुक्त होते हैं उनकी सीवीसी के रूप में पुनर्नियुक्ति हो सकती है। भाई यहाँ पे 2 हैं, एक तो अध्यक्ष हैं जिसको क्या बोलते हैं? सीवीसी बोलते हैं, और जो 2 सदस्य हैं उनको क्या बोलते हैं? विजिलेंस कमिश्नर बोलते हैं। तो इनकी पुनर्नियुक्ति तो नहीं होगी, लेकिन जो विजिलेंस कमिश्नर हैं, सतर्कता आयुक्त हैं, ये जरूर सीवीसी के रूप में पुनः नियुक्त हो सकते हैं। ये पुनः नियुक्त अपने पद पर हो सकते हैं, लेकिन सीवीसी को पुनः नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये इनके कार्यकाल के बारे में हो गई, पुनर्नियुक्ति के बारे में प्रावधान हो गया। शपथ और त्यागपत्र कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं सीवीसी और वीसी,
उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र देते। पद से हटाने की क्या विधि होती है, पद से हटाने के आधार क्या होते हैं, पद से हटाता कौन है, तो इनको पद से हटाने के दो मुख्य आधार दिए गए हैं। पहला आधार तो है साबित कदाचार। पद से किस आधार पर हटाएंगे, साबित कदाचार। यानी ये कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, यौन शोषण में लिप्त पाए जाते हैं या अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, वो कदाचार की श्रेणी में आता है। और दूसरा आधार है इनको हटाने का असक्षमता, असमर्थता। असमर्थता क्या होती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, उस आधार पर भी इनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन पद से हटाने से पहले उच्चतम न्यायालय से जांच करवाई जाएगी और उस जांच में दोषी होने पर राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी करके इनको हटाया जाएगा। अगर ये आरोप इन पर लगते हैं तो फिर क्या होगा, उच्चतम न्यायालय की जांच करवाई जाएगी, उच्चतम न्यायालय से जांच करवाई जाएगी और इस जांच में अगर दोषी होते हैं तो फिर राष्ट्रपति आदेश के द्वारा इनको हटा देता है, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा इनको हटा देता है। ये इनके हटाने की विधि है। ये तो राष्ट्रपति कब हटाएगा, जब इस साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच में ये दोषी पाए जाते हैं। एक दूसरा तरीका और है हटाने का, जब ये दिवालिया हो जाएं। दूसरा तरीका क्या है, जब ये दिवालिया हो जाएं, शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो जाएं, शारीरिक या मानसिक रूप से क्या हो जाएं, असक्षम हो जाएं, या ये सवेतन कहीं नियोजन में लग जाएं, सवेतन नियोजन में कहीं लग जाएं, दूसरी जगह रोजगार, तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा इनको आदेश के माध्यम से हटा दिया जाता है। तो इनको हटाने के दो आधार हैं, एक तो ये हो गई और दूसरे आधार ये हो गए। अगर साबित कदाचार और असक्षमता के आधार पर हटाया जा रहा है तो उच्चतम न्यायालय की जांच होगी। इन आधारों पर अगर हटाया जाता है तो बिना जांच के राष्ट्रपति उनको हटा देता है। और फिर अगला आता है इनकी शक्ति क्या होती है, तो सीवीसी को सिविल न्यायालय की शक्ति होती है, जो कि अन्य आयोगों को भी होती है। अपन ने जो भी सारे आयोग पढ़े हैं सभी आयोगों को सिविल न्यायालय की शक्ति होती है, तो इसको भी क्या होती है, सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। ठीक है। और ये आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, प्रतिवेदन किसको सौंपता है, तो ये आयोग अपना प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। जैसे अन्य आयोगों में सौंपा जाता है, प्रतिवेदन किसको सौंपता है, भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को कहाँ रखता है, संसद के दोनों सदनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इसकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई, क्या नहीं की गई, वो सारी चीजें उस रिपोर्ट के साथ में रखता है। तो ये तो आयोग का संरचनात्मक भाग हो गया। अब देखेंगे इस आयोग के कार्य क्या हैं। तो जो सीवीसी है या केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही की गई थी। तो इसके जो सारे कार्य हैं वो किससे संबंधित होंगे, भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित होंगे। अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहा है तो उसकी जांच करेगा, भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों को क्रियान्वित करवाने से संबंधित इसके कार्य होंगे। यानी इनके कार्य सारे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों से ही संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य। तो पहला तो है कि सतर्कता आयोग क्या होता है, एक नोडल एजेंसी होती है। नोडल एजेंसी किस बात की होती है, सन 2004 में एक संकल्प पारित किया गया था और संकल्प में ये प्रावधान था कि भारत में सार्वजनिक हित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण के लिए ये संकल्प पारित किया गया था। सन 2004 में क्या संकल्प पारित किया गया था, सार्वजनिक हित प्रकटीकरण, सार्वजनिक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण, मुखबिर संरक्षण हेतु एक संकल्प पारित किया गया था। भाई मुखबिर तो आप जानते हो जो
सरकार को सूचना देता है, खुफिया सूचना देता है। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति हो सकता है जो कहीं भ्रष्टाचार होने पर सरकार को सूचना देता है कि भाई यहाँ पे ये पद का दुरुपयोग हो रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए एक संकल्प 2004 में पारित किया गया था। तो इस संकल्प के अधीन जो भी कार्यवाही की जाएगी, उस कार्यवाही का नोडल अधिकारी, नोडल एजेंसी कौन होगा? सीवीसी होगा। यानी सन 2004 में जो संकल्प पारित किया गया था, उस संकल्प के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? सीवीसी को बनाया गया है। मुखबिर को विसल ब्लोअर भी बोलते हैं, जो सरकार को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देते हैं। प्राइवेट व्यक्ति हो सकते हैं जो भ्रष्टाचार की, पद के दुरुपयोग की सूचना सरकार के पास पहुंचाते हैं। तो उनकी सूचनाओं पर जो कार्यवाही करेगा वो कौन करेगा? सीवीसी करेगा, है नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो पहला कार्य तो ये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। दूसरा कार्य क्या है? केंद्र के निर्देश पर जांच करता है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि केंद्र के निर्देश पर किस विषय की जांच करता है। अगर किसी कर्मचारी के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है, तो उस कर्मचारी की या किसी संस्था की जांच करवाने का निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो सीवीसी को निर्देश केंद्र देगा किसके बारे में? अगर किसी कर्मचारी ने या केंद्र सरकार के किसी प्राधिकरण ने या अथॉरिटी ने या किसी संस्था ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई अपराध का कार्य किया है, किसी ने अगर भ्रष्टाचार का कार्य किया है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी किसी लोक सेवक के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया है, तो उस अपराध की जांच केंद्र के निर्देश पर सीवीसी के द्वारा की जाएगी। मान लीजिए कोई केंद्रीय कर्मचारी है, उसके द्वारा कोई घूस ली गई है और इस अधिनियम के अंतर्गत घूस क्या है? अपराध है। तो उस विषय की जांच सीवीसी के द्वारा की जाती है। तो केंद्र के निर्देश पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सीवीसी के द्वारा की जाएगी। तीसरा कार्य है शिकायत पर जांच। तो यहाँ भी शिकायत किसकी होगी? यहाँ भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत होगी। यहाँ भी शिकायत भ्रष्टाचार के मामले में होगी। और भ्रष्टाचार के मामले में किसके विरुद्ध शिकायत की जाएगी? जो अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी हैं। किसकी शिकायत की जाएगी? अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी या कर्मचारी होंगे उनकी, या ग्रुप ए के अधिकारी, ग्रुप ए के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जो शिकायतें आएंगी, उन शिकायतों की जांच सीवीसी के द्वारा की जाएगी। ये सीवीसी का क्षेत्राधिकार भी है, जिसकी हमने बात की थी कि सीवीसी क्या हर किसी की थोड़ी जांच करेगा। सीवीसी किसकी जांच करेगा? एक तो भारत के जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं उनकी जांच करेगा, दूसरा ग्रुप ए के जो अधिकारी हैं उनकी जांच करेगा, और तीसरा बैंकों में स्केल 5, बैंकों में जिनका वेतन स्केल 5 या 5 से ऊपर हो, उन कर्मचारियों अधिकारियों की जांच सीवीसी के द्वारा की जाती है। ये सीवीसी का क्षेत्राधिकार है। सीवीसी के द्वारा किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं की जाएगी। किसकी की जाएगी? अखिल भारतीय सेवा का कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, ग्रुप ए का कोई अधिकारी हो, या फिर बैंकों में स्केल 5 या इससे ऊपर वेतन लेने वाला कोई कर्मचारी हो, उनकी जांच ही सीवीसी के द्वारा की जाती है। आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डी ग्रेड से ऊपर के जो अधिकारी हैं, डी ग्रेड से ऊपर के जो अधिकारी हैं, उनकी जांच सीवीसी के द्वारा की जाएगी। ये सीवीसी का क्या है? क्षेत्राधिकार भी है। सीवीसी का क्षेत्राधिकार भी है।
क्षेत्राधिकार का मतलब सीवीसी इन्हीं की जांच करेगा। ग्रुप डी से नीचे के अधिकारियों की जांच नहीं करेगा। ग्रुप ए से नीचे के जो अधिकारी हैं बी सी डी, इनकी जांच नहीं करेगा। यानी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की जांच कर सकता है, ग्रुप ए के अधिकारियों की जांच कर सकता है, स्केल 5 के या इससे ऊपर के अधिकारियों की जांच कर सकता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रेड डी से ऊपर के अधिकारियों की ही जांच करेगा। निचले अधिकारियों की ये जांच नहीं करेगा, उसके लिए कोई अन्य संस्था हो सकती है। तो ये शिकायतों की जांच करेगा, ये बता दिया आपको। और दूसरा इसका क्षेत्राधिकार भी आपको बता दिया गया। और चौथा इसका कार्य क्या है? और चौथा कार्य है सीबीआई के कामकाज की जांच करना। भाई सीबीआई के द्वारा विभिन्न मामलों की जांच की जाती है, तो सीबीआई के कामों की जांच कौन करता है? सीवीसी करता है। सीबीआई को विभिन्न अपराधों के मामले में जांच करने हेतु निर्देश देता है। तो सीबीआई के कामकाज की जांच करेगा। क्या करेगा? सीबीआई के कामकाज की जांच करता है और सीबीआई को निर्देश भी देता है। कौन देता है? सीवीसी। निर्देश किस में देता है? सीबीआई के द्वारा विभिन्न अपराधों के मामलों की जांच के संबंध में। सीबीआई के द्वारा विभिन्न अपराधों की जांच की जाती है, अपराधों की जांच की जाती है, तो उस जांच के मामले में निर्देश सीवीसी के द्वारा सीबीआई को दिए जा सकते हैं। और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके कामकाज की जांच भी सीवीसी के द्वारा की जा सकती है। और सीवीसी सीबीआई को निर्देश भी दे सकती है। निर्देश किस में देगी? भाई सीबीआई के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी उनके द्वारा जांच की जाती है, उनके बारे में निर्देश दिया जा सकता है। पांचवा इसका कार्य अभियोजन स्वीकृति की समीक्षा। मान लीजिए किसी लोक सेवक ने, किसी कर्मचारी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसके विभाग से अनुमति ली जाती है। कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी अगर किसी अपराध में लिप्त होता है, तो उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसके विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं? अभियोजन स्वीकृति। यानी उस पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति उसका उच्चाधिकारी देता है, जो विभाग का अध्यक्ष होता है वो देता है। तो उन मामलों की भी ये समीक्षा करता है कि किन मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी है, या अभियोजन स्वीकृति किस स्तर पर पेंडिंग है, जारी नहीं की तो क्यों नहीं की है, उनकी भी निगरानी सीवीसी के द्वारा की जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? अभियोजन स्वीकृति की समीक्षा करता है। कौन करता है? सीवीसी करता है। और उसके बाद में जो सीवीसी होता है वो केंद्रीय सरकार के जो मंत्रालय और विभाग होते हैं वहां पे सतर्कता प्रशासन की निगरानी रखता है। केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय अधिकरण, प्राधिकरण, संस्थाएं, उनमें प्रशासन की निगरानी रखने का कार्य कौन करता है? सीवीसी के द्वारा ही किया जाता है। तो केंद्रीय मंत्रालयों की निगरानी सीवीसी के द्वारा की जाती है, ताकि प्रशासन में पारदर्शिता बना रहे, प्रशासन जवाबदेही बना रहे। तो ये कार्य सीवीसी के द्वारा किए जाते हैं। और वर्तमान में भारत में सीवीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में सीवीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये भारत के क्या हैं? सीवीसी हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। अब ये जो सतर्कता आयुक्त हैं, इनको आपको जब परीक्षा होगी आपकी, तब एक बार गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हो सकता है बीच में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो या इनको हटा दिया गया हो। तो एक बार जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्षों को आपको परीक्षा में जाने से पहले गूगल करके देख लेना चाहिए। सीवीसी की जो वेबसाइट है वहां जाके देख सकते हो। भाई जो भी आयोग बने हुए हैं ना, उनके नाम से ही भारत सरकार की वेबसाइट बनी हुई है। जैसे सीवीसी की वेबसाइट क्या है? cvc.gov.in। इस पर सीवीसी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार सूचना आयोग की भी वेबसाइट है cic.gov.in। इसी प्रकार की SC/ST आयोग की भी वेबसाइटें बनी हुई हैं। तो जब भी आप परीक्षा देने जाओ उससे 2 महीने पहले एक बार आप इनके अध्यक्षों के नाम जरूर चेक कर सकते हो, क्योंकि कई बार बीच में भी कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हट सकता है, या जब तक आपकी परीक्षा होए तब तक ये हट जाए, इसका कार्यकाल ही पूरा हो जाए। इसलिए एक बार इनको आपको देख लेना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद में अगला जो अपना आयोग है वो है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना भी प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता के लिए और ईमानदारी के लिए की गई है, क्योंकि वही प्रशासन अच्छा प्रशासन माना जाता है जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें जनता से कुछ छिपाया नहीं गया हो। क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें मालिक कौन होता है? जनता ही होती है। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र। अगर जनता से ही शासन प्रशासन में सूचनाएं छिपाई जाती हैं तो वो असली लोकतंत्र नहीं होता है। प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहे और जवाबदेही बनी रहे, इसलिए CIC की स्थापना की गई है। अगर प्रशासन की सूचनाएं लोगों के पास पहुंचेंगी तो लोग देख सकते हैं कि भाई कितना पैसा आया है, कितना पैसा खर्च किया है, कितना पैसा रह गया है, किस योजना पर कितना पैसा खर्च हुआ है। तो इसलिए जनता की भी भागीदारी शासन प्रशासन में बढ़ती है और शासन प्रशासन में पारदर्शिता भी आती है। तो इसलिए केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना भारत में की गई है। और केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करता है। भाई सारे जो आयोग होते हैं NHRC को छोड़कर किसी न किसी मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, जैसे अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। दोनों आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातीय मंत्रालय के अधीन काम करता है। वित्त आयोग वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसी प्रकार जो NHRC होता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वो किसी मंत्रालय का पार्ट नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और जो ये केंद्रीय सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करता है। और महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये भी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो केंद्रीय सूचना आयोग तो किसके अधीन काम करता है? ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करता है। कार्मिक मंत्रालय, ठीक है। मंत्रालय का पूरा नाम तो है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ये इसका पूरा नाम है। तो ये इसके अधीन ही काम करता है। अब केंद्रीय सूचना आयोग की प्रकृति कैसी है? ये आयोग किस प्रकार का है? संवैधानिक आयोग है या गैर संवैधानिक है, सांविधिक है या गैर सांविधिक है, या फिर गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक है? तो ये आयोग सांविधिक आयोग है। किस प्रकार का आयोग है? आयोग की प्रकृति क्या है? सांविधिक आयोग। भाई सांविधिक आयोग का मतलब है इसका निर्माण संसद के द्वारा विधि बनाकर किया गया है। संसद के द्वारा विधि बनाकर इस आयोग का निर्माण किया गया है। और संसद ने विधि बनाई तो विधि का नाम क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये विधि बनाई थी। इस विधि के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? RTI एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसके माध्यम से CIC, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC बोलते हैं। तो संसदीय विधि के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसलिए सांविधिक आयोग है। इसको गैर संवैधानिक और सांविधिक आयोग भी बोल सकते हैं। गैर संवैधानिक तो क्यों है? क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं है। और जो RTI अधिनियम 2005 है, ये भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था RTI अधिनियम? 12 अक्टूबर 2005 को RTI अधिनियम लागू हुआ था। आयोग कैसा है? सांविधिक आयोग है। और इस आयोग का काम क्या होता है? किस लिए इसका गठन किया गया है? तो केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मंत्रालयों में और केंद्र शासित प्रदेशों में RTI अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। और भारत के प्रत्येक राज्य में भी एक के सूचना आयोग का गठन किया गया, जिसको राज्य सूचना आयोग बोलते हैं। जैसे राज्यों में मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है,
राज्यों में वित्त आयोग भी होता है, राज्यों में महिला आयोग भी होता है ना। सारे आयोग राज्यों में भी होते हैं। पीएससी केंद्र में है, इसी प्रकार राज्यों में भी लोक सेवा आयोग है प्रत्येक राज्य का। तो सूचना आयोग भी प्रत्येक राज्यों में एक एक पाए जाते हैं। तो इसलिए केंद्रीय सूचना आयोग का गठन क्यों किया गया, ताकि केंद्रीय सरकार के जो मंत्रालय हैं, केंद्रीय सरकार के विभाग हैं, संस्थाएं हैं वहां पे, और केंद्र शासित प्रदेशों में आरटीआई अधिनियम का क्रियान्वयन करवाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। ये आयोग आरटीआई अधिनियम 2005 को लागू करवाने के लिए ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करता है, पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, ताकि शासन में, प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहे और जवाबदेही बनी रहे। इसलिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो यह आयोग की प्रकृति हो गई। दूसरा देखें आयोग की संरचना। तो इस आयोग में एक तो अध्यक्ष होते हैं और 10 इसके सदस्य होते हैं। जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनको केंद्रीय सूचना आयुक्त बोलते हैं, और जो सदस्य होते हैं उनको सूचना आयुक्त बोलते हैं। तो 1+10, एक तो केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं और 10 क्या होते हैं, सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वही भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति तो कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेगा, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, जैसा हमने सीवीसी में देखा था। और इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कोई एक मंत्री, प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कोई भी मंत्री, जबकि सीवीसी वाले में यहाँ पे क्या था, गृह मंत्री था। सीवीसी में इस समिति में कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी मंत्री हो सकता है जिसको प्रधानमंत्री ने मनोनीत किया है, वो इसका सदस्य होता है। इस समिति की सिफारिश राष्ट्रपति को दी जाती है, राष्ट्रपति फिर इन सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि इन सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं। जो भी सूचना आयुक्त बनेंगे, केंद्रीय सूचना आयुक्त बनेंगे, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो ये जो सदस्य हैं, 11 सदस्य हो गए अध्यक्ष को मिलाकर, इनको या तो विधि का ज्ञान हो, कानून का ज्ञान हो, या मैनेजमेंट प्रबंधन का ज्ञान हो, या इनको पत्रकारिता का ज्ञान हो, या इनको समाज सेवा का अनुभव हो, समाज सेवा या जर्नलिज्म, है ना, जर्नलिज्म या मास मीडिया, इन सब का इनको अनुभव और ज्ञान हो। उन लोगों को ही इसका अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाता है। विधि से संबंधित कानून का ज्ञान हो, मैनेजमेंट का ज्ञान हो, मास मीडिया का हो, जर्नलिज्म का हो, सोशल सर्विस का हो, और विज्ञान और तकनीक का जिसको ज्ञान हो, ऐसे व्यक्तियों को सूचना आयोग में सूचना आयुक्त या केंद्रीय सूचना आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जा सकता है। ये इसकी योग्यताएं हैं। फिर ये जो केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया था, केंद्रीय सूचना आयोग के सेवा शर्तें और कार्यकाल में 2019 में सरकार में परिवर्तन कर दिया था। जो आरटीआई अधिनियम 2005 है, इसमें 2019 में थोड़ा संशोधन किया गया था, और संशोधन करके इस आयोग का कार्यकाल और सेवा शर्तें निर्धारित करने का काम केंद्रीय सरकार को दे दिया। हालांकि जो मूल अधिनियम है, इसमें कार्यकाल तो कितना बताया गया था सदस्यों का, 5 वर्ष, और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। अधिकतम कितना बताया गया था, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल था। लेकिन 2019 में आरटीआई अधिनियम 2003 में संशोधन करके इनका कार्यकाल निर्धारित करने का काम किसको सौंप दिया, इनका कार्यकाल निर्धारित करने का काम तो किसको सौंप दिया, केंद्रीय सरकार को सौंप दिया। यानी जो 5 वर्ष था, इस 5 वर्ष को क्या कर दिया, हटा दिया, और कार्यकाल को निर्धारित करेगा केंद्र सरकार करेगी। लेकिन जो अधिकतम आयु है वो तो 65 वर्ष ही बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। परिवर्तन कहाँ किया था, जो 5 वर्ष का कार्यकाल था वो अब केंद्र सरकार पर डिपेंड हो गया कि इनका कार्यकाल वो कितना रखे, ये प्रावधान चेंज नहीं किया था। और जो सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तें भी अब कौन डिसाइड करेगी,
केंद्रीय सरकार ही इनकी सेवा शर्तें डिसाइड करेगी। वेतन भी इनका कौन निर्धारित करेगा? केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों का केंद्रीय सरकार ही करेगी। तो 2019 में थोड़ा ये परिवर्तन किया गया है। फिर ये त्यागपत्र और शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। दोनों काम कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाता है। और पद से हटाने की क्या विधि है? वही विधि है जो सीवीसी के आपको बताई थी। पद से हटाने के दो आधार हैं, साबित कदाचार और असमर्थता, ये दो आधार हैं। इनके आधार पर अगर आरोप लगते हैं तो फिर उच्चतम न्यायालय की जांच करवाई जाएगी। उच्चतम न्यायालय से जांच करवाई जाएगी और उसके बाद में अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति आदेश के द्वारा इनको हटा देता है। राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से हटा देगा। एक आधार तो ये हो गया। और दूसरा आधार वही है जैसे दिवालिया हो जाएं, शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ हो जाएं या लाभ के पद पर आसीन हो जाएं, तब राष्ट्रपति इनको पद से आदेश जारी करके हटा सकता है। एक तो आधार ये हो गया, पहला आधार तो। और दूसरे तरीका क्या है भाई? हटाने की एक विधि तो ये हो गई जो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद में राष्ट्रपति आदेश जारी करके। और दूसरी विधि क्या है? अगर ये दिवालिया हो जाए, सदस्य क्या हो जाए? दिवालिया हो जाए, या फिर शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाए? असमर्थ हो जाए, असक्षम हो जाए, और या फिर नैतिक रूप से चरित्रहीन हो जाए, नैतिक रूप से चरित्रहीन हो जाएं, या फिर लाभ के पद पर आसीन हो जाएं, लाभ का पद धारण कर लें, राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। तब भी कौन हटाएगा? राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। तो इसमें दो चीजें नई आई हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हो। नैतिक रूप से चरित्रहीन हो जाए या लाभ के पद को धारण कर लें, तब राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। ये दो चीजें तो पहले वाली हैं जो सीवीसी में थी, ये दो बातें इसमें नई आई हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। फिर ये अपना प्रतिवेदन किसको देता है? ये आयोग अपना प्रतिवेदन केंद्रीय सरकार को देता है। प्रतिवेदन किसको देगा ये आयोग? प्रतिवेदन देगा केंद्रीय सरकार को। ये ध्यान में रखना, केंद्रीय सरकार को। और केंद्रीय सरकार अपना प्रतिवेदन कहाँ रखती है? संसद के दोनों सदनों में रखती है। तो इसमें देखो इनका कार्यकाल और सेवा शर्तें भी कौन निर्धारित कर रहा है? केंद्रीय सरकार निर्धारित कर रही है। और प्रतिवेदन भी अपना किसको दे रहे हैं? केंद्रीय सरकार को दे रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना, दो इसमें अलग चीजें हैं। कई आयोगों के जो प्रतिवेदन और सेवा शर्तें केंद्रीय आयोग निर्धारित करते हैं और लगभग सारे आयोगों के तो राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है, लेकिन दो तीन आयोगों के बीच बीच में केंद्रीय सरकार के बारे में प्रावधान किया गया। तो आप वो देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे आयोग हैं। दो ही तीन आयोग हैं वैसे। तो ये इनकी संरचनात्मक भाग हो गया। इसके बाद में इस आयोग का कार्य देखें। पहला इसका कार्य है आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन करवाना। लोगों के पास सूचना सहज रूप से उपलब्ध हो जाए और समयबद्ध तरीके से उनको सूचना मिल जाए। कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करना, इस प्रकार के जो प्रावधान आरटीआई अधिनियम में दिए गए हैं, उन प्रावधानों का क्रियान्वयन की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा की जाती है। यानी सूचना प्राप्त करने के जो वैधानिक प्रावधान हैं, उन वैधानिक प्रावधानों की निगरानी करने का, उन प्रावधानों को लागू करवाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सीआईसी, केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा किया जाता है। तो पहला इसका काम है, जो अधिनियम बना हुआ है सूचना के लिए, उसका क्रियान्वयन करवाना, उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना। लेकिन कहाँ पे? केंद्रीय मंत्रालयों में, केंद्रीय सरकार के विभागों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। ये क्रियान्वयन कहाँ करवाएगा? केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों में, केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग या कोई प्राधिकरण है वहां पे,
और दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में वहां पे क्या करता है, ये अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। तो पहला काम इसका ये है। दूसरा काम है शिकायतों की जांच करना। भाई शिकायतों की जांच वाला कार्य प्रत्येक आयोग का है। आप किसी भी आयोग को देख लो, वित्त आयोग को छोड़कर सभी का काम क्या है, शिकायतों की जांच करना। तो ये भी शिकायतों की जांच करेगा। किससे संबंधित है? सूचनाओं से संबंधित है। भाई आपको सूचना कोई प्रदान नहीं की जा रही है, किसी ने आपको सूचना प्रदान नहीं की है, किसी ने सूचना का जो आवेदन है, आवेदन लेने से मना कर दिया है ना, आवेदन नहीं लिया है, सूचना आदि अधूरी दी है, सूचना पूरी नहीं दी है, आदि अधूरी दी है, या समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है, या अस्पष्ट आपको सूचना दी है। तो इस प्रकार की अगर आपके पास कोई शिकायत है तो आप कहाँ शिकायत कर सकते हो? CIC में शिकायत कर सकते हो। तो CIC फिर क्या करता है? शिकायतों की जांच करता है। बिना शिकायत के भी कार्यवाही कर सकता है, यानी ये स्वतः संज्ञान ले सकता है। स्वतः संज्ञान, खुद भी कार्यवाही कर सकता है। और तीसरा क्या है इसका शिकायत के संबंध में कार्य, ये अगर आपके द्वारा कोई शिकायत की गई है तो उस कार्यालय के रिकॉर्ड की जांच कर सकता है, कार्यालय के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है। यानी शिकायत के संबंध में या शिकायत की जांच के दौरान, शिकायत की जांच के दौरान रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है। किसका निरीक्षण कर सकता है? रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है। ये शिकायत के संबंध में इसका तीसरा कार्य है। तो शिकायतों के संबंध में 3 कार्य हैं: शिकायतों की जांच करना, स्वतः संज्ञान लेना और रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है। तीसरा इसका कार्य है अपीलीय शक्ति। तो इस आयोग में हम अपील कब करते हैं? जब हमें सूचना प्राप्त नहीं होती है या हम सूचना से असंतुष्ट होते हैं। भाई आप किसी कार्यालय से कोई सूचना लेते हो, एक तो आपको सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, या फिर प्राप्त सूचना से आप असंतुष्ट नहीं हो, तो आप 30 दिन के भीतर भीतर प्रथम अपील कर सकते हो। तो आप प्रथम अपील कब कर सकते हो? 30 दिन के भीतर। तो आप 30 दिन के भीतर सूचना आयोग में अपील कर सकते हो। और अगर आपका 30 दिन का टाइम निकल गया है तो भी ये आयोग अपनी संतुष्टि के आधार पर आपको अपील करने की अनुमति दे सकता है। मान लीजिए आप प्रथम अपील से संतुष्ट नहीं हो तो आप द्वितीय अपील भी कर सकते हो। और द्वितीय अपील कितने दिन में की जाती है? 90 दिन में की जाती है। तो केंद्रीय सूचना आयोग में आप अपील कब करेंगे? जब किसी ऐसे विषय के बारे में आप सूचना ले रहे हो जो संघ सूची से संबंधित है। कब करोगे? जब संघ सूची का कोई विषय हो या समवर्ती सूची का कोई विषय हो जिसके संबंध में आप सूचना ले रहे हो, तब आप कहां अपील करोगे? केंद्रीय सूचना आयोग में अपील करोगे। प्रथम अपील का टाइम है 30 दिन, द्वितीय का है 90 दिन। लेकिन इसके बाद में भी आयोग आपको अनुमति दे सकता है। तो इसके बाद अपील ये शक्तियां हैं। फिर चौथी शक्ति है जुर्माने की शक्ति। आप किसी ऑफिस से, कार्यालय से सूचना लेते हो, सूचना आपको प्रदान नहीं की जाती है, तो प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से आयोग उस सूचना नहीं देने वाले अधिकारी पर क्या लगाएगा? जुर्माना लगाएगा प्रतिदिन के हिसाब से। या आपको सूचना अधूरी देते हैं, सूचना देने में आनाकानी करते हैं, है ना, सूचना समय पर नहीं देते हैं, आदि सूचना देते हैं, तो फिर आयोग के द्वारा सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। और अधिकतम जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। और 5वां इसका कार्य है, आयोग के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो निर्णय बाध्यकारी होते हैं। आयोग जो भी निर्णय देता है वो मानने ही पड़ते हैं, वो सलाहकारी प्रकृति के नहीं होते हैं। और आयोग को अपने निर्णयों को क्रियान्वित करवाने की शक्ति भी प्राप्त होती है। तो ये सूचना आयोग के कार्य होते हैं जो सूचनाओं से संबंधित होते हैं। अब थोड़ा सा हम RTI अधिनियम के बारे में देख लेते हैं। RTI अधिनियम 2005 के बारे में। तो ये अधिनियम संसद के द्वारा तो 2005 में पारित हुआ था और लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2008
5 को। इस अधिनियम के क्या क्या प्रावधान है कि एक तो प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी होगा। प्रत्येक कार्यालय में क्या होगा? एक लोक सूचना अधिकारी होगा। लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। आप किसी भी कार्यालय में चले जाओ, बोले आपको क्या मिलेगा? एक लोक सूचना अधिकारी मिलेगा। और आप प्रत्येक कार्यालय से 10 रुपए के शुल्क पर 1 महीने के अंदर अंदर कोई सूचना प्राप्त कर सकते हो। तो सूचना प्राप्त करने के लिए आपको शुल्क कितना देना पड़ेगा? किसी कार्यालय से 10 रुपए देने पड़ेंगे। और नगद भी हो सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है। और कितने दिन में सूचना मिलेगी आपको? 30 दिन में मिलेगी। और अगर आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई सूचना है तो आपको सूचना 48 घंटे के अंदर अंदर मिलेगी। कोई ऐसी सूचना है जो आपके जीवन से संबंधित है तो आपको 48 घंटे में सूचना मिलेगी। और सूचना के लिए ज्यादा पृष्ठ होने पर, एक से ज्यादा पृष्ठ होने पर आपको प्रति फोटोकॉपी के 2 रुपए की दर से शुल्क लगेगा। अगर आप सूचना ले रहे हो और उसमें पेज बहुत सारे हैं सूचना में, तो 2 रुपए प्रति पृष्ठ के हिसाब से आपसे और शुल्क लगेगा। तो ये आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और दूसरी बात आती है कि आप सूचना किस रूप में ले सकते हैं। तो आप किसी कार्यालय के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं। सूचना में क्या आता है? रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्रतिलिपि ले सकते हैं, फोटोकॉपी ले सकते हैं सूचना की, या फिर आप कोई सैंपल ले सकते हैं, सैंपल भी ले सकते हैं सूचना के रूप में, या आप सीडी या फ्लॉपी, इसके माध्यम से भी आप सूचना ले सकते हैं। किसी कार्यालय के रिकॉर्ड का निरीक्षण भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, सीडी ले सकते हैं, फ्लॉपी ले सकते हैं। ठीक है, ये सूचना इस रूप में भी आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो हमें देने से मना की जा सकती हैं। तो वो सूचनाएं कौन सी होती हैं जो हमें देने से मना की जा सकती हैं? तो देखो, जो सूचनाएं हमारे राष्ट्र की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाती हैं वो सूचना देने से मना किया जा सकता है। कौन सी सूचना मना की जा सकती है? राष्ट्र की एकता अखंडता को खतरा हो। जिन सूचनाओं से राष्ट्र की एकता अखंडता को खतरा हो वो सूचना नहीं दी जा सकती। जिन सूचना को देने से कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होता है, वो सूचना नहीं दी जा सकती। जो सूचनाएं विदेशी सरकारों से प्राप्त होती हैं वे सूचना नहीं दी जा सकती। विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना नहीं दी जा सकती। जिन सूचना से किसी तीसरे व्यक्ति को हानि होती है, तीसरे व्यक्ति को हानि होती है, वो सूचना नहीं दी जा सकती। अगर किसी सूचना से कोई व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है, जीवन खतरे में पड़ जाता है तो वो सूचना नहीं दी जा सकती। और अगर किसी सूचना से अपराध उद्दीपन होता है, अपराध के लिए उकसावा मिलता है, अपराध को बढ़ावा मिलता है, तो वो सूचना भी नहीं दी जा सकती। अपराध उद्दीपन करने वाली सूचना भी नहीं दी जा सकती। तो ये सूचना नहीं दी जा सकती और सूचना इस रूप में आप प्राप्त कर सकते हो।